हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे दूसरे चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि मेरा पहला चैनल द सिनेमा कल्ट है। और सबसे पहले तो जिन्होंने भी मेरे कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखे हैं उन्हें मैं बता दूं कि यूट्यूब ने मेरा द सिनेमा कल्ट चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया है। इसलिए जब तक उसका मोनेटाइजेशन चालू हो न्यू वीडियोस यहीं आएंगी और इस कारण से मुझे आपके सपोर्ट की पहले से और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइज मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, जिसके बदले में आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा हूँ और वो है कि दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके शेयर करो बस। और जैसे ही द सिनेमा कल्ट फिर से चालू होगा न्यू वीडियोस फिर से वही आएगी और इस चैनल पे मैं सबसे डिस्टर्बिंग एंड डिफरेंट मूवीज़ डालूंगा, तो दोनों को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बैक टू द मूवी। आपके इतने सारे यस कमेंट्स आने के बाद इस पर एक्सप्लेनेशन तो आना ही था, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1984 की कल्ट क्लासिक चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न मूवी को, जो कि एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर जॉनरे की मूवी है जो कि द लेजेंडरी स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पे मिले हैं 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 45 आउट ऑफ 100। सड़े हुए टमाटर पर यह है 35% फ्रेश विथ 40% ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए प्ले द इंट्रो। मूवी बेस्ड है नब्रास्का के फिक्शनल टाउन गेटलिन में, जो कि एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है जो ढेर सारे कॉर्नफील्ड से घिरा हुआ है। 1980 में पिछले साल फसल खराब हो जाने के कारण टाउन के सब लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे होते हैं ताकि आने वाले साल फसल अच्छी आए। प्रार्थना खत्म होने के बाद सब लोग चर्च से बाहर निकलते हैं और जॉब नाम का एक बच्चा हमें स्टोरी नरेट करके सुनाता है कि उस दिन वो पूरे चर्च में अकेला ही बच्चा था। बाकी बच्चे आइजैक के साथ कॉर्नफील्ड में थे। उसे बाकी बच्चों के साथ जाने नहीं मिला क्योंकि उसके पापा आइजैक को पसंद नहीं करते थे। चर्च के बाद वो हमेशा की तरह कैफे गए। उसकी बीमार बहन सैरा घर में उसके माँ के साथ थी। इस बात को लेके उसके पिता टेंशन में थे, इसलिए वो घर पे फ़ोन लगाने चले गए और तभी पहली बार उसने मैलकाय और बाकियों को देखा। शायद आइजैक के साथ उनकी मीटिंग ख़त्म हो गई थी, पर वो सब बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे। तभी आइजैक कैफ़े के बाहर से बाकी बच्चों को देख के मुस्कुराता है और उसके इशारे पर वहाँ मौजूद बच्चे टाउन के सारे एडल्ट्स को जान से मार देते हैं, कुछ को कॉफ़ी में जहर देकर और बाकियों को बुचर नाइफ और हैंड साइज से। पर वो लोग इसमें जॉब और उसकी बहन सैरा को शामिल नहीं करते क्योंकि सैरा बीमार थी और जॉब अभी तक छोटा था। इस इंसिडेंट को 3 साल हो जाते हैं, जिसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, विक्की और उसका बॉयफ्रेंड बर्ट, जो कि नेब्रास्का से होते हुए सिएटल जा रहे थे, जहाँ बर्ट एज अ फिजिशियन काम पे लगने वाला था। दूसरी तरफ एक जोसेफ नाम का लड़का गेटलिन से भागने की कोशिश करता है, पर भागते वक्त कॉर्नफील्ड में कोई उस पर हमला कर देता है। वो कॉर्नफील्ड से निकलकर लड़खड़ाता हुआ रोड पे आ जाता है, पर गलती से मैप में ध्यान होने के कारण बर्ट उस गरीब को अपनी गाड़ी से कुचल देता है। इसने पक्का सलमान खान के ड्राइविंग स्कूल में से अपना ड्राइविंग कोर्स पूरा किया होगा। बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। खैर, हालांकि बर्ट जब उसे चेक करने जाता है तो देखता है कि उस लड़के का गला पहले से ही कटा हुआ था। बर्ट को शक हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से वो विक्की को कार के दरवाजे खिड़की लॉक करके अंदर रहने बोलता है और खुद कॉर्नफील्ड में छानबीन करने चला जाता है, जहाँ उसे जोसेफ का सूटकेस मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि मैलकाय मौका देखकर विक्की को मारने जाता है, पर तभी विक्की को महसूस होता है कि कोई तो कार के आसपास है, पर जब वो बाहर निकलकर देखती है तो कोई नहीं होता। जिसके बाद वो रास्ते पे पड़ी जोसेफ की लाश के पास जाती है और अचानक से मरा हुआ जोसेफ अंडरटेकर की तरह उठकर विक्की पे हमला करता है। विक्की जोर से चीखती है और हमें पता चलता है कि ये विक्की का एक डरावना सपना था। जिसके बाद बर्ट जोसेफ की बॉडी और उसके सूटकेस को कार के ट्रंक में रखता है और वो दोनों मदद के लिए फ़ोन ढूंढने वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि 1984 में मोबाइल्स नहीं थे और उन्हें कॉइन बॉक्स से ही काम चलाना पड़ता था। पर हम देखते हैं कि कोई कॉर्नफील्ड से उन पर नज़र रख रहा था। सीन जॉब और सैरा पे शिफ्ट होती है, जो कि किसी पुराने घर में बैठकर गेम खेल रहे थे, और उनकी बातों से हमें साफ पता चलता है कि उन्हें इस कल्ट में शामिल नहीं होना है। तभी मैलकाय वहाँ आके उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें सज़ा दिलवाने सीधा उनके कल्ट के लीडर आइजैक के पास लेके जाता है, क्योंकि उनके कल्ट के बच्चों के लिए गेम खेलना और म्यूज़िक सुनना अलाउड नहीं था। मैलकाय आइजैक को इसके बारे में बताता है और सैरा की एक बनाई हुई ड्राइंग उसे देता है जिसमें एक कार गेटलिन शहर की तरफ आ रही थी। वो ड्राइंग देखकर आइजैक मैलकाय से कहता है कि उस बुड्ढे को बता दो कि वो उन्हें कुछ न बताए,
और इन दोनों को फिर से वहीं छोड़ दो जहां ये थे। पर मेलेकाई को आइजैक की ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है पर ये दोनों वहाँ गेम्स खेल रहे थे और म्यूजिक सुन रहे थे, इन्होंने गुनाह किया है और इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जिस पर आइजैक कहता है मुझसे सवाल मत करो मेलेकाई, मैं उसके इच्छा के अनुसार काम करता हूँ। और मेलेकाई अपना सर झुकाते हुए उन्हें वहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ बर्ट और विक्की को एक बुढ़ा मैकेनिक दिखता है जो कि गेटलिन शहर का लास्ट एडल्ट था। जब बर्ट उससे मदद मांगता है तो वो अंकल बहाना बनाकर उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, पर वो उन्हें गेटलिन की जगह दूसरे शहर हेमिंगफर्ड जाने कहता है। बर्ट पूछता है पर गेटलिन क्यों नहीं, तो अंकल उसे बताते हैं कि गेटलिन के लोग बहुत ही अलग रिलीजन के हैं और उन्हें उनके टाउन में आउटसाइडर्स पसंद नहीं। बर्ट और विक्की के वहां से जाने के बाद मेलेकाई आइजैक के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर बेमतलब उस बेचारे बुढ़े आदमी को जान से मार देता है। यहाँ रास्ते पर इन्हें हेमिंगफर्ड के साइन के बजाय हर जगह गेटलिन के ही साइंस दिखते हैं, जिसे देखकर बर्ट कहता है लगता है कोई जानबूझ करके ये साइंस बदल रहा है। सीन सीधा कॉर्नफील्ड पे शिफ्ट होती है जहां आइजैक सारे बच्चों और उसके फॉलोअर्स को बताता है कि कैसे जालसाज जोसेफ ने यहाँ से भागने की कोशिश की और उन्होंने जालसाज जोसेफ को मार दिया। जिसके बाद उनके प्रभु ही हु वॉक्स बिहाइंड द रोज ने उसके सपने में आके कहा कि वो 2 आउटलैंडर्स को यहाँ भेज रहे हैं और ये दोनों अनबिलीवर्स है और हमारे पवित्र कल्ट के लिए खतरा है। पवित्र कल्ट, रियली ब्रो? एनीवेज, एंड आइजैक बोलता है कि हमें उन्हें पकड़ के उनकी बलि चढ़ानी होगी और मेलेकाई के साथ सारे बच्चे बर्ट और विकी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ एंड में एक ही जगह पर बार बार घूमने के कारण तंग आकर बर्ट और विकी गेटलिन टाउन में चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो पूरा टाउन उन्हें खाली मिलता है। उस टाउन को एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें एक घर में सैरा मिलती है जो कि वहाँ बैठे ड्राइंग्स बना रही थी। अब मैं आपको सैरा से जुड़ी ड्राइंग्स की कहानी बता देता हूँ। एक्चुअली सैरा के पास एक खूबी है जिसे इस मूवी में गिफ्ट ऑफ साइट कहा गया है। सैरा जो भी ड्राइंग्स बनाती है वो एक्चुअली में फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है कि फ्यूचर में ये होने की संभावना है। और स्टार्टिंग में भी जब सैरा बीमार थी तब भी उसने बीमार होते हुए आंखें बंद करके ये ड्राइंग बनाई थी कि कैफे में बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है, और वो सब सच हुआ था। और इन्हीं ड्राइंग्स को देखकर आइजैक को पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है और इसी वजह से उसने सैरा को इतना संभाल के रखा है। सो बैक टू द मूवी। वो दोनों सैरा से इन सब के बारे में पूछते हैं पर सैरा कोई जवाब नहीं देती, तो विक्की सैरा के साथ रुकती है एंड बर्ट टाउन में और छानबीन करने जाता है। बर्ट की गैर मौजूदगी में मेलेकाई और उसके फॉलोअर्स उस घर में घुस जाते हैं और विक्की को पकड़ के कॉर्नफील्ड ले जाते हैं जहां वो लोग उसे सैक्रिफाइस करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ बर्ट उस टाउन के चर्च में जाता है और वहाँ वो जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। एक एमोस नाम का लड़का चाकू से अपने चेस्ट पे पेंटाग्राम का सिंबल बनाता है और एक रेचल नाम की लड़की उसके खून को कौन से बनी कटोरी में भर रही थी। एंड उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वहाँ बैठे सारे बच्चे एमोस के लिए कोई कल्चरल बर्थडे रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। एमोस अब 19 साल का हो गया था, जिसका मतलब वो उनके भगवान को कॉर्नफील्ड में ज्वाइन करने के लिए तैयार है, वो भी अपनी जान देकर। पागल कहीं के। खैर, रेचल उसका खून पीने ही वाली होती है तभी बर्ट उसे रोक देता है और वहां बैठे बच्चों को भी ऐसी धक्कियानुसी रिचुअल और ऐसी सोच में हिस्सा लेने के लिए कम ज्यादा सुनाता है। पर रेचल को इस बात पे मिर्ची लगती है और वो बर्ट के सीने में चाकू घुसा देती है। बर्ट कैसे तो वहां से भाग जाता है, जिसके बाद मेलेकाई और बाकी बच्चे बर्ट का पीछा करते हैं। जॉब बर्ट को बचाता है और छुपके से उसे अपने पापा के बनाए हिडन शेल्टर में लेके जाता है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वहां सैरा बर्ट को बताती है कि वो लोग विक्की को सैक्रिफाइस करने कॉर्नफील्ड ले गए हैं और वो दोनों सैरा को छुड़ाने में उसकी मदद कर सकते हैं। यहाँ आइजैक को पता चल जाता है कि मेलेकाई ने उसके आदेश के खिलाफ जाकर उस बुढ़े मैकेनिक को मार दिया जो कि उनका एकमात्र फ्यूल सप्लायर था, और वो इस पर मेलेकाई को कम ज्यादा सुनाता है। पर भाई साहब, यहाँ तो सीन ही उल्टा हो जाता है। मेलेकाई, जो कि आइजैक की गुलामी से परेशान हो चुका था, दूसरे बच्चों को भी अपने साथ कर लेता है और खुद लीडर बनकर विक्की की जगह आइजैक को सैक्रिफाइस करने कहता है, और पलक झपकते ही यहाँ सरकार बदल जाती है। वाह, क्यों नहीं कर रहे? आइजैक चिल्लाते हुए मेलेकाई को चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने उसे सैक्रिफाइस किया तो उन्होंने ही हु वॉक्स बिहाइंड द रोज के साथ जो समझौता किया है वो टूट जाएगा और सारे बच्चों को खतरनाक तरीके से इसकी सजा मिलेगी। उसी रात बर्ट विक्की को बचाने छुपके से कॉर्नफील्ड में घुस जाता है। आइजैक के सैक्रिफाइस के दौरान एक सुपरनेचुरल लाइट आती है और गिड़गिड़ाते आइजैक को निगल लेती है, जिसके बाद बर्ट सबके सामने आता है और मेलेकाई से लड़ता है और उसे सट्टासट 4-5 रेपटे लगाता है। और मेलेकाई की अच्छी से धुलाई करने के बाद बर्ट सारे बच्चों को कन्विंस करता है कि उनके माँ बाप उनके लिए ये सब नहीं चाहते थे, और अगर किसी रिलीजन में प्यार और कंपैशन नहीं है तो वो कोई रिलीजन ही नहीं है। मेलेकाई सबको बोलता है कि पकड़ो इसे, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता।
इसका मतलब उस डीमन का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर से हटाया जा सकता है। तभी मेलाकाई के पीछे से आइजैक आ जाता है, जो कि अब ही हु वॉक्स बिहाइंड द रोज के वश में था, और वो मेलाकाई को बोलता है कि आइजैक के सेक्रीफाइस के कारण वो बहुत गुस्से में आ चुके हैं और कल्ट के साथ गद्दारी करने के कारण अब उनके देवता को उसकी भी बलि चाहिए। आइजैक को भयानक रूप में देखकर सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं, पर आइजैक मेलाकाई, जिसकी अब फटके मल्टीप्लाई हो चुकी थी, उसकी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद पूरे कॉर्नफील्ड पर तूफान आने लगता है एंड बर्ट और विक्की बाकी बच्चों के साथ पास ही के बांध में छुपने चले जाते हैं, पर वो तूफान उस बांध को डिस्ट्रॉय करने लगता है। बर्ट कहता है अगर उन्हें ये सब रोकना है तो उन्हें उस डीमन को मारना होगा। वो जॉब से पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वो उसे रोक सके, तो जॉब उसे बाइबल का एक पेज देकर कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर ने उस डीमन को मारने की कोशिश की थी और वो उसी पेज को पढ़ रहा था, पर इससे पहले वो उसे रोक पाता मेलाकाई ने उसे जान से मार डाला। बर्ट उस पेज को पढ़ता है पर कुछ नहीं होता। तभी उस पेज में लिखे बाइबल के एक वर्स को देखकर विक्की को रियलाइज होता है कि उन्हें इस पूरे कॉर्नफील्ड को आग लगाकर जलाना होगा, तभी वो डीमन खत्म होगा। फिर बर्ट फटाफट बाकी बच्चों की मदद से बांध में रखे अल्कोहल की टंकी को पाइप लगाकर कॉर्नफील्ड में पड़े वाटर स्प्रिंकलर मशीन से उस पाइप को जोड़ने जाता है ताकि पूरे कॉर्नफील्ड में अल्कोहल फैल जाए, पर तभी वहां की फसल उस पर हमला कर देती है एंड उसके पैर और गले को जकड़ के उसे जान से मारने की कोशिश करती है, पर जॉब वहां आके बर्ट को बचा लेता है और पूरे कॉर्नफील्ड पर अल्कोहल छिड़कने के बाद बर्ट मोलोटोव कॉकटेल की बोतल को आग लगाकर कॉर्नफील्ड की तरफ फेंकता है, पर वो बोतल तो भलती ही जगह जाके गिरती है। तो जॉब दौड़कर वो बोतल लेने जाता है, पर जमीन के अंदर से वो डीमन भी बोतल को डिस्ट्रॉय करने आगे बढ़ता है, पर जॉब उससे पहले बोतल उठा लेता है और फिर से बर्ट को लाके देता है एंड इस बार बर्ट का निशाना एकदम परफेक्ट लगता है और पूरे कॉर्नफील्ड में आग लग जाती है, जिसमें आइजैक के साथ ही हु वॉक्स बिहाइंड द रोज भी जल के खाक हो जाता है। इसके बाद विक्की, बर्ट, सैरा और जॉब गेटलिन से निकलने के लिए अपने कार के पास जाते हैं, पर पूरे कार में घास फूस फंसे होने के कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। पर तभी रेचल पीछे से बर्ट पर हमला करती है, जो कि पता नहीं कितनी देर से बैक सीट में छुपी हुई थी, पर लकीली विक्की कार का दरवाजा रेचल के थोबड़े पे मार के उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। तो ये सारा कांड शुरू किया था ही हु वॉक्स बिहाइंड द रोज ने, जिसे गॉड ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट एंड गॉड ऑफ हेल भी कहा जाता है, जो कि एक एनिग्मेटिक डीमन है जो ज्यादातर हर डीमन की तरह पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। आगे की थ्योरी बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ही हु वॉक्स बिहाइंड द रोज बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, इसलिए मैं इसे अभी से बुट्टा डीमन बोलूंगा। तो बुट्टा डीमन एक शेपलेस इविल स्पिरिट है जो हर कॉर्नफील्ड के साथ उसके हर फसल को भी कंट्रोल करता है। उसके जरिए वो वहाँ के बच्चों के माइंड को कंट्रोल करके वहाँ के सारे एडल्ट्स को खुद के लिए सैक्रिफाइस करवा देता है ताकि वो ताकतवर बन सके। पर बुट्टा डीमन की भी कुछ लिमिट्स है, वो तब तक ही ताकतवर रह सकता है जब तक उसे सैक्रिफाइस मिलता रहे और उसका कल्ट उसकी पूजा करता रहे। उसके कॉर्नफील्ड को तबाह करने से वो पूरी तरह मर जाता है या सिर्फ कमजोर हो जाता है, ये हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। और भी बहुत सी डिटेल्स है इसके ऊपर, पर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में जितना बता सकता था उतना मैंने बता दिया। एंड इसी के साथ ये था मेरा चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न 1 मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज प्लस डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। और अब हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियो किस मूवी पर होने वाली है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।